हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। ये न्यू और ओल्ड दोनों के लिए हैं। एंड में मैं थोड़े न्यू सिलेबस के डिस्कस करूँगी और अपार्ट फ्रॉम दैट जो न्यू सिलेबस के मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई भी एमसीक्यू में आपको कोई और जो यहाँ डिस्कस नहीं हो रहा है दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कैन बी डिफाइंड एज। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को और क्या बोलते हैं, क्या कहा जा सकता है? तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो कि टॉप लेवल पर बनाई जाती है, जहाँ पर डायरेक्शंस वगैरह जो कंपनी की है वो डिसाइड्स की जाती हैं और टॉप मैनेजमेंट बनाती है, विज़न मिशन वगैरह ये सारा कुछ टॉप लेवल पर डिसाइड होता है। तो कुछ ऐसा हमारी बुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ एक्शंस अबाउट ऑपरेशनल प्लानिंग। नहीं, ऑपरेशनल प्लानिंग टॉप लेवल पर तो नहीं होती। ए स्टेटमेंट ऑफ हाउ टू compete, यस, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड मेथड ऑफ असेसिंग इन्वायरमेंट, ये तो टॉप लेवल पर होता है। चलिए और ऑप्शंस देखते हैं। अबेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़। नहीं, अबेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ के कौन सी एक्टिविटीज़ जो है कम करनी है, कौन से प्रोसेसेस ज़्यादा करने, ये भी टॉप लेवल पर नहीं होता। ए कोर्स ऑफ एक्शन और चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, स्पेसिफाई द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव सर्टन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, क्या ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, किसको कितने रिसोर्सेज एलोकेट होने हैं, ये भी टॉप लेवल पर होता है। स्टेटमेंट ऑफ वेयर एंड हाउ कंपनी विल प्रेफर टू ऑपरेट, ये कहाँ कहाँ ऑपरेशंस होंगे, ये बिजनेस स्ट्रेटजी में ज़्यादा आता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है कहाँ पर ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो टॉप लेवल जो इंस्ट्रक्ट करता है उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है एक तो आपका डी ऑप्शन और एक आपका बी ऑप्शन, ये दोनों जो है लग रहे हैं कि ये इसका आंसर हो सकता है। बट यहाँ डी दिया हुआ है तो आपके आंसर में डी है तो आप यहाँ पर डी लिखेंगे। इसलिए आपको एमसीक्यू जो है वो करने ज़रूरी हैं। आप देखोगे कि इंस्टीट्यूट ने आपको कौन सा ऑप्शन दिया है, तो यहाँ बी भी हो सकता है क्योंकि बी डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ वगैरह ये भी टॉप लेवल पर होती है, लेकिन इन्होंने डी कहा है तो आप डी सेलेक्ट करेंगे। और मोस्ट ऑफ जो भी आपको एमसीक्यूज आते हैं ना, आपकी बुक में से ही आते हैं, तो सारे के सारे रीड करके जाने हैं। और एमटीपीज भी ओल्ड स्टूडेंट्स जो है वो एमटीपीज देखेंगे तो सेम वहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो ये एमसीक्यू एक बार अच्छी तरह कर लो कि इन्होंने कौन सी ऑप्शंस दी हुई हैं। नेक्स्ट, strategic analysis is concerned with stated the position of organization in terms of। जो strategic analysis है, strategic analysis हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी हमने विज़न मिशन वगैरह बनाया है, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में क्या वो आज भी वैलिड है, कहीं गैप तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करना है, इसलिए strategic analysis किया जाता है। यही बताया था मैंने आपको। ये एमसीक्यू करने से पहले सारे के सारे आपने जो रिविजनरी लेक्चर्स हैं वो देखने हैं, न्यू और ओल्ड दोनों को बोल रही हूँ, वो देखने हैं, तभी ये समझ में आएंगे आपको। तो देखिए आपको कहाँ पर दिया हुआ है कि मिशन, चॉइस ऑफ मार्केट सेगमेंट, प्रोडक्ट सिलेक्शंस, एक्सटर्नल नहीं, मिशन गोल्स, कॉर्पोरेट अप्रेजल, पोजीशन ऑडिट एंड गैप एनालिसिस। मीन्स अपनी पोजीशन का ऑडिट करना और कहाँ गैप है उसको एनालिसिस करना, ये ज़्यादा फिट बैठ रहा है। मिशन गोल्स आपको दिख रहा है ना, मिशन गोल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की कॉम्पिटिटर्स, स्वॉट, एनवायरमेंट एनालिसिस, ये तो है, पर गैप एनालिसिस भी होता है ना। आरओआई तो इसमें आता ही नहीं है। और स्टेक होल्डर पोजीशन, इंस्टीट्यूशनल गोल नहीं, ये नहीं है। तो गैप एनालिसिस ज़्यादा आता है, ये ज़्यादा सूटेबल है, तो बी इसका आंसर होगा, क्योंकि हम गैप देखते हैं कि कहाँ पर जो है इन्वायरमेंट में चेंजेस होने से हमारे ऑब्जेक्टिव जो है फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो वो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का बेस्ट डेफिनेशन ये है। थर्ड देखते हैं, स्ट्रैटेजिक चॉइस मेक्स ए स्टेटमेंट अबाउट। जो स्ट्रैटेजिक चॉइस होती है वो स्टेटमेंट बनाती है अबाउट द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एज वेल एज बिजनेस स्ट्रैटेजी। क्या वो स्ट्रैटेजिक चॉइस जो स्टेटमेंट बनाती कॉर्पोरेट या बिजनेस लेवल पर होता है, क्या वो वन एंड सेम होता है? नहीं, दोनों पर जो स्ट्रैटेजिक चॉइस होगी वो डिफरेंट होगी। वन इज एक्सटर्नल प्लानिंग एंड अनदर इज रिसोर्स प्लानिंग। नहीं, कॉर्पोरेट लेवल पर भी एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल प्लानिंग मीन्स हमें कैसे ऑपरेट करना है, ये भी नहीं लग रहा। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज ए जर्नल स्टेटमेंट एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी डिफाइन हाउ एसबीयू शैल ऑपरेट, ये थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है। अब देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। बोथ स्टेट सर्टन कोर्स ऑफ एक्शंस, वन फॉर द टोटल यूनिट एंड अनदर फॉर द पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट। नेक्स्ट, वन रेफर्स टू द होल बिजनेस। हाँ, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है होल बिजनेस के बारे में बताती है। अनदर हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग,
ये भी मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे कौन सा सी और ई के बीच में जो है वो टाई लग रहा है, बट ई इन्होंने दिया हुआ है तो आप भी यही वाला देखेंगे कि ई ऑप्शन ज़्यादा इसके लिए अप्रोप्रिएट है। कुछ ऑप्शन बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं बट यहाँ पर ई उन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा पता नहीं ये क्या है, ये ठीक कर लेना आप। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फोर्थ देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ सर्टन बेसिक टास्क टू फॉलो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिशन वगैरह जो है वो ऑल्टरनेटिव चॉइस करना या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं क्योंकि यही कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उनके बेसिक टास्क कौन सा होता है देख लेते हैं। टू डिफाइन कॉर्पोरेट मिशन एंड स्टॉप इरेगुलर प्रैक्टिस, ये लग रहा है क्योंकि मिशन तो वही बनाते हैं। टू डिज़ाइन द कोर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शन है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ऑब्वियसली ये भी होगा। सेट द ROI, नहीं ROI बिजनेस लेवल पर होता है। मॉनिटर प्लान वो मॉनिटर्स नहीं करते हैं। एवेल्युएट और मॉनिटरिंग ये बिजनेस लेवल पर सारा होता है। ये तीनों बिजनेस लेवल पर होते हैं। ये दो जो है वो कॉर्पोरेट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टास्क लग रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो A एंड B दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि सभी देखो MCQ जितने भी है ना सभी में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है कि ऑप्शंस ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पर। फिफ्थ देखिए एक बार, फिफ्थ देखिए, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वेरी फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव लेवल। ओके, इट में पार्टिसिपेट इन वन और मोर फॉलोइंग टास्क, किस किस में वो पार्टिसिपेट करेंगे। स्टेट विच वन आर द मोर अप्रोप्रिएट आपको बताना है। वो कहता है क्लोजली रिलेटेड हो सकता है लेकिन जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, जुडिशियस मिक्स मीन्स ज़्यादा आपको लगता है कि या ये तो होना ही चाहिए, वो आपको बताना है। ओके, इट कॉन्स्टेंटली ओवरसी द कंपनीज मिशन ऑब्जेक्टिव पॉलिसी, वो तो होता ही है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं कि मिशन जो है वो जहाँ ऑब्जेक्टिव या पॉलिसीज ठीक है कि नहीं। इट अप्रूव्स इश्यूज लाइक R&D, हाँ फॉरेन कोलैबोरेशंस भी देखते हैं, लिंकेज विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये भी यही देखते हैं। ये दो तो लग ही रहे हैं। कैपिटल बजटिंग, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बिल्डिंग। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बिल्डिंग तो ये बिजनेस लेवल पर होता है, कैपिटल बजटिंग भी जो है वो बिजनेस लेवल पर होता है। इट ट्राइज टू इंश्योर द कंपनी रिमेन्स अलाइंड विद चेंजिंग सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ये भी नहीं। ओवरसी ओनली द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, नहीं ओनली ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं दिखता, तो ये तीन नहीं लग रहे। तो ऊपर वाले दो जो हैं वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहे हैं क्योंकि ये एक्टिव रोल होता है इसमें। हाँ पैसिव रोल तो होता ही है, इनमें थोड़ा बहुत तो होता है, बट एक्टिवली यहाँ पर अगर हम देखें तो वो फर्स्ट टू ऑप्शंस में होता है। तो आपको ये देखना है कि उसने पूछा किस कंटेक्स्ट में है। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है कि कोई भी हम अपना प्रोडक्ट या बिजनेस यूनिट या सर्विस को सेपरेट कर देते हैं होल बिजनेस से, ताकि उस पर जो है कंट्रोल प्रॉपर हो सके, क्योंकि उसका एक हेड होगा उस बिजनेस यूनिट का जो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल और ओवरऑल उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है स्ट्रैटेजी के लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये SBU की कुछ डेफिनेशन हमने की थी। यहाँ क्या पूछ रहा है कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट इज डिफाइंड एज डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है मार्केटिंग ऑपरेशंस में, नहीं द एनेबल मैनेजर टू हैव बेटर कंट्रोल, ऑब्वियसली ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ये डेफिनेशन में भी लिखना है, अगर आपको SBU की डेफिनेशन आ जाए कि बेटर कंट्रोल अगर आप रिसोर्सेज पर जाते हो तो SBU जो अलग बिजनेस एक बनाया जा सकता है उसके लिए। बाकी हेल्प इन चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, एलोकेशन, स्केयर्स रिसोर्सेज, ना ये नहीं है। तो SBU की डेफिनेशन में B आता है, तो यही देखना है आपने। नेक्स्ट 7 देखो, द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने बिजनेस के जो प्रोसेसेस हैं उनको दोबारा से जो है फंडामेंटली जो है उनको चेंज करो, रीथिंक करो, उनको ये रेडिकल चेंज करो जिससे ड्रामेटिक रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। तो ये कुछ कह लो कि एलिमेंट्स हैं जो यूज़ करते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। यहाँ पर ये 3 मिल जाए वही होता है। देखो कहाँ लिखा हुआ है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, कहता फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिज़ाइन, बिजनेस प्रोसेस ड्रामेटिक। बस ये 3 वर्ड्स आपने याद रखने, वही होता है आपका बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग।
मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क मैंने आपको करवाया था कि जब भी हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में तो चेंज करना ही पड़ता है, बट वहाँ पर जो स्किल सेट है, जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर्स है, या जो लीडरशिप क्वालिटी है, उनमें भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है और वहाँ के कल्चर को भी आपको चेंज करना पड़ता है। वो मैकेंजी 7S मॉडल बताता था। तो मैकेंजी 7S मॉडल में आपका स्ट्रैटेजी कैसा है देखते हैं। ये देखो, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, स्टाफ, स्किल, सिस्टम, शेयर वैल्यू और सुपर ऑर्डिनेट गोल। आपको कि सुपर ऑर्डिनेट गोल तो था ही नहीं मैम, अरे वहाँ लीडरशिप था ना, मीन्स टीम वर्क में काम करना है, तो ये उसी का ही एक सिनोनियम दिया हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे। देखो ये तभी समझ में आएगा मैकेंजी, अब मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, रिविजनरी में मैंने बहुत अच्छी तरह ये बातें आपको समझाई हैं। तो रिविजनरी क्लासेस, अगर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की रिविजनरी क्लासेस बहुत अच्छी तरह देख लेते हो, प्लस जितना भी MTBs है उनको प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप बड़ी इजीली पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स के साथ। मेरे OM के भी लेक्चर्स आपको सारे देखने हैं और आपको MCQ का प्रैक्टिस करना है। कहीं दिक्कत आए आप मुझे व्हाट्सअप करिए, या कोई भी आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है टफ है, तो उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको दूंगी। नेक्स्ट देखिए, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी। देखो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी होती है? ये वो स्ट्रैटेजी होती है कि यहाँ पर आपका एक मीन्स एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है बट वो मार्केट लीडर नहीं है अभी तक। वो कंपनी जो स्ट्रॉन्ग है बट वो मार्केट लीडर नहीं होती, लेकिन वो क्या करती हैं, वो जो मार्केट लीडर को ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट या ऐसी स्ट्रैटेजीज लेके आती हैं कि जो मार्केट लीडर है उनसे बिजनेस जो है अपने पास ले आती हैं। तो जैसे जियो हुआ, तो उन्होंने जो स्ट्रैटेजी ऑप्ट की थी दैट इज़ कॉल्ड ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी। तो ये आप ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन याद रखेंगे। बेंचमार्किंग क्या होता है? बेंचमार्किंग मीन्स जो भी इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंग अपने आप के प्रोसेसेस वगैरह या अपनी परफॉर्मेंस को उसके अगेंस्ट जो है वो मेज़र करना, वो बेंचमार्किंग होता है। तो बेंचमार्किंग यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? द सर्च फॉर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस करना लीड टू सुपीरियर, ताकि आप भी वैसी जो है परफॉर्मेंस ला सको अपनी कंपनी में। नेक्स्ट है सेल फेमस एडवर्टीजिंग कैंपेन। उनका एक कैंपेन है जिसमें उन्होंने लिखा था देयर इज ए बिट ऑफ स्टील इन एवरीवन्स लाइफ वाज मेंट टू, मीन्स हर एक की लाइफ में लिटिल बिट, मतलब ये बताया हुआ है कि वो स्टील, कि हर एक की लाइफ में मतलब स्टील का कोई रोल होना चाहिए। तो अल्टीमेटली वो क्या बता रहा है? अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज किस में बताए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, विजन, मिशन। बोलो यस, मिशन में। तो यहाँ पर क्या है? ये गेन बायर अवेयरनेस, इट्स वर्सटाइल प्रोडक्ट रेंज। हाँ, अपने प्रोडक्ट रेंज के बारे में तो बता ही रहा है। क्रिएट एन इमेज ऑफ सुपीरियर परफॉर्मेंस, नहीं इन्फॉर्म न्यू, नहीं इनहेंस, नहीं आई थिंक जो ई और ए जो है वो प्रॉपर है कि अपने प्रोडक्ट रेंज के बारे में बता रहे हैं और अपने मिशन के बारे में बता रहे हैं कि अल्टीमेटली वो क्या अचीव करना चाहते हैं या किस चीज़ में वो डील कर रहे हैं। नेक्स्ट, मार्केटिंग रिसर्च स्टडीज़। जब भी मार्केटिंग रिसर्च की जाती है तो उसमें क्या क्या जो है स्टडी किया जाता है, जहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। ऑब्वियसली मार्केटिंग में आप मेजर करते हो ब्रांड लॉयल्टी, ये भी आता है। मार्केट पोटेंशियल कितना है फ्यूचर के लिए, और प्रोडक्ट प्राइस रिलेशनशिप को भी अंडरस्टैंड करते हो, और मेक आउट ए केस ऑफ रिविजन ऑफ एक्सिस्टिंग, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज भी करते हो। तो ऑल ऑफ अबव आएगा, ये ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट, सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अलाउज द कंपनी टू, जे अगर आपने अपने प्रोडक्ट में बिल्कुल अलग फीचर हैं जो आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट में नहीं है, ये वाली स्ट्रैटेजी अलाउज द कंपनी टू। उससे क्या होता है? जैसे एप्पल है, एप्पल के जो फ़ोन में जो भी फीचर्स हैं या जो वो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या मिला? उस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी से उनको क्या मिला? गेन बायर लॉयल्टी टू इट्स ब्रांड, कि लोग उस ब्रांड को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है कि देखो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मीन्स आप एक ऐसा कल्चर बनाते हो, ऐसे वैल्यूज़ बिलीव्स को सेट करते हो कि उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में इम्बेड करते हो कि लोग जो है वो कह लो कि ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। तो बिलीव्स, वैल्यूज़ जो है वो इम्बेड करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है। तो कल्चर के ऊपर तो मैंने काफ़ी बिग वीडियो आपको दे रखा है और क्लासेस में भी बहुत डिटेल में समझा रखा है। न्यू जो सिलेबस वाले बच्चे हैं उनको तो एक एग्जांपल से भी समझाया था मैंने।
अब देखते हैं इसमें क्या है, डीपर बेसिक एजम्पशंस होती हैं, बिलीव्स दैट आर शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ फर्म, यही आएगा। ये इसके डेफिनेशन में भी यही लिखना है आपको, कल्चर की, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात आए तो ये डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है ये लाइन। इनोवेशन स्ट्रैटेजी, इनोवेशन स्ट्रैटेजी कैसी स्ट्रैटेजी होती है, डिफेंसिव, ऑफेंसिव, गोरिल्ला, हार्वेस्टिंग? नहीं, इनोवेशन मीन्स आप एंटिसिपेट करते हो कस्टमर और मार्केट डिमांड, उसको रिस्पॉन्ड करते हो, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन स्ट्रैटेजी। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन मीन्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा इज क्या होगा, हाई के लो, इन लो रिटर्न इंडस्ट्री। लो रिटर्न इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी कम है, तो वहाँ पर जो कंपटीशन है वो ज़्यादा होगा कि कम होगा? देखो, अगर किसी इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी कम है, इट मीन्स आप जो है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गेन तभी कर सकते हो जब आपके पास मार्केट शेयर ज़्यादा होगा, क्योंकि वैसे प्रॉफिटेबिलिटी कम है, जो मार्जिन है पर प्रोडक्ट या पर सर्विस आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके पास ज़्यादा होंगे उतना ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए जो लो रिटर्न इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, वहाँ पर कंपटीशन इंटेंस होता है। क्या होता है? इंटेंस मीन्स हाई होता है, हाई। नेक्स्ट, What are enduring statement of purpose that distinguish one business from other? अरे कौन सी ऐसी enduring statement होती है जो एक फर्म को दूसरी फर्म से सेपरेट करती है? वो कौन बताता है? उसकी मिशन, ऑब्जेक्टिव, रूल्स, नेचर या पॉलिसी? अरे मिशन स्टेटमेंट बताती है। नेक्स्ट, ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, सी ऑप्शन नहीं आना चाहिए, तो एक तो नंबरिंग ही गलत दी हुई है, राइट? तो जैसे एनसॉफ प्रपोज्ड फिलिंग द कॉर्पोरेट प्लानिंग गैप, वन फॉलोज द 4 स्ट्रैटेजी है। एनसॉफ ने कौन सी 4 स्ट्रैटेजी बताई है? सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, या मार्केट डेवलपमेंट, या डिवर्सिफिकेशन। ये 4 ही तो स्ट्रैटेजीज हैं, तो यही लिखा होना चाहिए। तो ये 4 स्ट्रैटेजीज कहाँ लिखी हुई हैं? ये लिखी हुई हैं, तो ये वाला सी होगा। तो यहाँ नंबरिंग आई थिंक गलत है, तो इसने ये आंसर भी गलत ही दे दिया है, तो ये ठीक कर लीजिए आप। नेक्स्ट आइए 19, द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ बिजनेस, फिर वही आ गया रेडिकल थिंक। आपको जो रेडिकल थिंकिंग, फंडामेंटल रीथिंक करना है, रेडिकल रीडिज़ाइन करना है, ड्रामेटिक रिजल्ट्स आने चाहिए, बस यही 3 तो इंग्रेडिएंट्स है, बार बार वही आ रहा है। डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स इज सेम एज, जो डायरेक्शनल पॉलिसी वाला कौन सा किया था, कौन सा मैट्रिक्स है आपका? 9 सेल जीई मैट्रिक्स। कहते फॉर एन एक्ट्रेस इन बॉलीवुड हर प्रिटी फेस वुड बी, उसका प्रिटी फेस उसके लिए क्या होगा? उसका एसेट होगा, स्ट्रैटेजिक एसेट होगा, कोर कंपिटेंसी होगी, कैपेबिलिटी होगी, ऑल ऑफ अबव। एक बार इसको समझो, देखो एसेट मतलब जो सबके पास हो सकता है, फेस तो सबके पास होता है, राइट? प्रिटी फेस, प्रिटी फेस मीन्स सुंदर फेस तो किसी किसी का होता है। अब वो आप कहोगे कि वो उसकी कोर कंपिटेंसी नहीं, क्या बोला था? कोर कंपिटेंसी क्या होती है? कोर कंपिटेंसी मीन्स एक स्किल है आपके पास, और स्किल और कोर कंपिटेंसी डिफरेंट होते हैं। जब वो स्किल में नॉलेज, बिहेवियर, वैल्यूज़ और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेते हो, एक्सपर्टीज बन जाते हो, तो वो स्किल जो होती है वो आपकी कोर कंपिटेंसी हो जाती है, जिससे कि आपको एक कंपिटेटिव एडवांटेज मिलता है। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अचीव करते हो, और फेस थोड़ी ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम आप अचीव करोगे। तो वो एसेट नहीं है, क्योंकि फेस सबके पास है। वो क्या होगा? स्ट्रैटेजिक एसेट। समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट, फॉर एन एंटरप्रेन्योर विजन इज बिफोर द मिशन। हाँ, विजन मिशन से पहले ही आता है, तो ये तो पहले ही है, छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर्स वुड बी कॉमनली आइडेंटिफाई विद FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स? कौन सी जो मार्केट स्ट्रक्चर होती है? मैंने आपको बताया था, एक प्योर होती है, एक मोनोपोली होती है, एक ओलिगोपॉलिस्टिक होती है, एक मोनोपोलिस्टिक होती है। तो मोनोपोलिस्टिक क्या होती है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपके, लेकिन वो कहीं ना कहीं मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं, और जो सप्लायर्स हैं वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट सिमिलर हैं, पर कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस है। जैसे आप ले लो कि लेज़ जो है वो किसी और चिप्स से थोड़ा सा, जो डोरिटोज़ है उससे डिफरेंट होगा, है तो वो उसी कैटेगरी, चिप्स की कैटेगरी में ही आते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। तो जो मार्केट स्ट्रक्चर होती है इन केस ऑफ FMCG, वहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। तो ये हमने पढ़ा भी है। अरे फिर वही आ गया, प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स में जो पेनिट्रेशन है, डेवलपमेंट है, ये किसने दिया है? एनसॉफ। तो कितनी बार पढ़ा भाई?
अब ध्यान से देखो, इंडियन एयरलाइन डिक्रीजिंग, अरे एयर फेयर उन्होंने डिक्रीज कर दिए दिल्ली मुंबई सेक्टर में फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ नो फ्रिल। नो फ्रिल मीन्स आपको जो है कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, बस आप प्लेन पर चढ़ो बैठो और आ जाओ, ऐसा नहीं खाना वाना म्यूज़िक टीवी ये वो कुछ नहीं आपके साथ ऐसा आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। दैट इज़ कॉल्ड नो फ्रिल्स एयरलाइन। अगर इंडियन एयरलाइन अपने डिक्रीज़ कर लेती है एयरफेयर, कैसे करती है कि वो नो फ्रिल कर देती है अपनी एयरलाइन को, तो वो कौन सी कह लो कि ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? कॉस्ट लीडरशिप है? नहीं, कॉस्ट तो आप कॉस्ट थोड़ी जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी कम कर रहे हो। मीन्स सेम प्रोडक्ट है, क्वालिटी भी सेम है, लेकिन रॉ मटेरियल ऐसा यूज़ किया कि अब उसकी कॉस्ट कम होगी। दैट इज़ नॉट कॉस्ट लीडरशिप, प्राइस लीडरशिप है कि आप फैसिलिटीज़ कम करके जो मेन पर्पस है पैसेंजर का एक प्लेस से दूसरे प्लेस वही कर रहे हो, बीच में जो इतने ड्रामाज होते हैं वो आपने बंद कर दिए, तो प्राइस लीडरशिप। नेक्स्ट, ए प्रोडक्ट लाइन इज ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट, प्रोडक्ट लाइन वो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, उसको प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। क्लोजली रिलेटेड और तो नहीं है इसमें कोई, देखो ना, क्लोजली रिलेटेड मार्केटेड थ्रू द सेम चैनल, हाँ सेम चैनल के थ्रू मार्केटेड होते हैं। ओके, परफॉर्म सिमिलर फंक्शन टू वी, ठीक है, और ऑल, हाँ ये तो सारे ही हैं, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। नेक्स्ट है वीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स किस टू डायमेंशन पे बेस होता है? एक तो मार्केट ग्रोथ कितना है और उसमें मार्केट शेयर कितना है। तो यहाँ पर है मार्केट साइज, मार्केट शेयर, मार्केट साइज प्रॉफिट मार्जिन, मार्केट साइज कॉम्पिटिटिव इंटेंस, कोई भी नहीं है इसमें। मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर चाहिए होता है, तो इसमें से नन ऑफ अबव। नेक्स्ट, आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग मीन्स आपकी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसको आप खुद परफॉर्म करते हो तो वो आपको कॉस्टली पड़ता है, तो वो वैल्यू एक्टिविटीज़ आप जो है बाहर से बाय कर लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। जैसे पेरोल जो होता है, पेरोल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने आउटसोर्स किया होता है, तो आउटसोर्सिंग क्या होता है? परचेज ऑफ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर। नेक्स्ट, न्यू एंट्रेंट्स टू एन इंडस्ट्री आर मोर लाइकली, न्यू एंट्रेंट्स मोर लाइकली होते हैं, मतलब वो इंडस्ट्री जो है, जब हम पोर्टर 5 फोर्सेस करते हैं तो न्यू एंट्रेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते कब जब डिफ़िकल्ट हो गेन एक्सेस, नहीं, फिर कैसे आएंगे? इकॉनमीज ऑफ स्केल, वो तो फिर कितने सालों तक आपको उसमें इंडस्ट्री में रहना पड़ेगा, ये भी नहीं। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इन इंडस्ट्री इज़ लो, जो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन मीन्स प्रोडक्ट में कुछ ऐसा कुछ खास फीचर नहीं है, कोई भी बना सकता है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट देख लें, कैपिटल रिक्वायरमेंट इन द इंडस्ट्री आर हाई, अरे हाई है तो वही लोग आएंगे जिनके पास पैसा होगा, तो भी कम होगी, तो थर्ड जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मीन्स थर्ड ही ट्रू है कह लो। 30th देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस वॉर इन द एयरलाइन इंडस्ट्री इन इंडिया इंडिकेट्स दैट, अब प्राइस वॉर जो है वो इंडिया में जो है किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है? कि जो वो कंपटीशन है वो काफ़ी इंटेंस है। तो देखो कहाँ लिखा हुआ है कि कंपटीशन रेवलरी इन द इंडस्ट्री इज फ्रीयर। नेक्स्ट, द मैनेजरियल टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी प्राइमरली फॉल्स अपॉन द शोल्डर ऑफ, जो इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी करनी होती है वो कौन करता है? सीईओ करता है, फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र करते हैं, जो ऑल मैनेजर्स करते हैं। सीईओ तो नहीं करता, फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र भी नहीं करते, मैनेजर्स होते हैं जो कि उस रिस्पेक्टिव एरिया की अथॉरिटी होती है जिनके पास। मार्केटिंग रिसर्च, ये वही आ गया, दोबारा से वही आ गया, पीछे किया हमने। नेक्स्ट, प्राइस फिक्सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम टेक्स प्लेस व्हेन, कब प्राइस फिक्स करते हो अपने प्रोडक्ट की? जब आप क्या करते हो? कंपनी डेवलप और एक्वायर न्यू प्रोडक्ट करते हो, हाँ ये तो है। और इंट्रोड्यूसिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू जोग्राफिकल एरिया, हाँ तब भी करते हैं। और ए न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यस तब भी करते हैं। सर्विस द कंपनी बिड्स फॉर न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यस सभी में करते हैं, डी है इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर वुड बी कॉमनली आइडेंटिफाइड इन एफएमसी, ये तो हो गया ना, कर तो लिया। मार्केट ये भी हो गया है, ये भी कर लिया है। अच्छा, टिपिकली प्रॉफिट्स आर हाईएस्ट इन, किस इंडस्ट्री के किस लाइफ साइकिल में जो है वो प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है? इंट्रोडक्शन में तो नहीं होता, तब तो लोग जानना स्टार्ट ही करते हैं, ग्रोथ में आपका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है। द स्ट्रैटेजी विच कॉन्सेंट्रेट अराउंड ए प्रोडक्शन मार्केट इज, जो स्ट्रैटेजी विच कॉन्सेंट्रेट अराउंड ए प्रोडक्शन मार्केट इज़, मतलब आपको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मार्केट पर जो फोकस्ड कह लो कि स्ट्रैटेजी होती है, फोकस्ड स्ट्रैटेजी होती है, जहाँ पर आपको लगता है कि कंपटीटर जो है थोड़ा सा वीक है जिस एरिया में, तो वहाँ पर वहाँ के कस्टमर को जब आप
अट्रैक्ट करते हो, तो वो सारी जो है ये स्ट्रैटेजीज होती है वो नीश स्ट्रैटेजी होती है। कौन सी? नीश, ईश नहीं, नीश। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन विजन इज द सेम। अरे कॉर्पोरेशन विजन क्या बताया था कि ड्रीम होता है, सपना होता है। नीश सिमिलर किसके होती है? फ्लैंकिंग स्ट्रेटजी। फ्लैंकिंग होती है, फ्लैंकिंग का मतलब होता है कि आप फोकस्ड करते हो उस एरिया पर जहाँ पर कंपटीशन जो है वीक है, उस एरिया को आप सर्व करते हो ताकि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के आपको डायरेक्ट आप कंपटीशन के सामने नहीं आते, उस एरिया में जहाँ पर उनके प्रोडक्ट कम जाते हैं तो उस एरिया में आप सर्व करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी स्टेट्स में उन स्टेट के अपने कुछ चिप्स वगैरह मिलते हैं या ड्रिंक्स मिलती है, जो जैसे कोक या पेप्सी को छोड़ के उनकी अपनी एक जो है वो ड्रिंक्स होती है। जब BSNL कह लो कि जो रिमोट एरियाज है वहाँ पर अभी भी सर्व कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड नीश मार्केट स्ट्रैटेजी, सॉरी, या फ्लैंकिंग भी बोलते हैं। सक्सेसफुल डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी अलाउ ए कंपनी, जब ये तो पीछे कर लिया ना, ब्रांड क्वालिटी आती है। कहता फॉर ए बॉलीवुड इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आप बताओ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कोई एसेट होगा? नहीं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अचीव किया जाता है, ये कोर कॉम्पिटेंसी होती है। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज इन लो रिटर्न इंडस्ट्री। अरे यार ये कर लिया ना, बार बार वही आ रहा है। ए सप्लायर ग्रुप इज पावरफुल। सप्लायर ग्रुप पावरफुल तब होता है जब पोर्टर 5 फोर्सेस में कहा कि सप्लायर की बार्गेनिंग पावर तब पावरफुल होगी जब वो दे रहा है, वो या तो कह लो कि सिर्फ उस सप्लायर के पास है, वो उसकी यूनिक वैल्यू है, बहुत मिनिमम सप्लायर से तब उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है, तो वो एक ऑफर करता है कोई यूनिक प्रोडक्ट जो आपको जनरली नहीं मिलता, तो तब उसकी जो बार्गेनिंग पावर है ज़्यादा होती है। एक कंपनीज एक्चुअल स्ट्रैटेजी, जो एक्चुअल स्ट्रैटेजी होती है क्या होती है? मोस्ट हिडन होती है, आउटसाइड व्यू होता है, ये क्या लिखा हो? टिपिकली प्लान्ड इन एडवांस, यूजुअली पार्टली प्रोएक्टिव, हाँ, एंड पार्टली रिएक्टिव, ऑब्वियसली ये होता है। द रीजन फॉर फेलियर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मे बी डिस्क्राइब्ड टू, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपका फेल है उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? या तो आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया, या मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं थी, आपने एम्प्लॉय का कंसेंट नहीं दिया था, ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं, ये सारे लग रहे हैं। ब्लू ओशन, रेड ओशन, मैंने बताया था ब्लू ओशन कि आपका कंपटीशन कम होता है, और ऐसे न्यू आप प्रोडक्ट में जाते हैं जहाँ कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है तो वो ब्लू ओशन है, जहाँ इंटेंस होता है वो रेड ओशन होता है। तो ये हो गया बी पार्ट। फिर वही आ गया, वही आ रहे हैं आप दोबारा से यार, ये बाकी आपके जो है वो रिपीटेड है, ये आप एक बार पढ़ लीजिए। तो ये थोड़े से MCQs आपको दिए हुए हैं। अब कुछ MCQs आप MTPs ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स जरूर करेंगे। अब मैं जो न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जो MTPs आए हैं ना, एक बार देख लेते हैं। उनके MCQs ही देख रही हूँ मैं। आइए, ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स वाले ही आगे चलेंगे। देखिए, आइए, फर्स्ट MCQ क्या है आपका? MTP है, जो साइट पे आपको मिल जाएगा। द मॉनिटरिंग, एवेल्युएटिंग, डिसेमिनेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट टू की पीपल विद इन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। जब हमने पहले ही एनालिसिस इन्वायरमेंट का किया था तो उसकी फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था, क्या बोलते हैं उसको? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। द बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड 4 पर्सपेक्टिव पर जो है वो फोकस करता है, सिर्फ फाइनेंशियल पर नहीं करता, कस्टमर और इंटरनल प्रोसेसेस वगैरह ये सब पर ही फोकस करता है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड के जो भी 4 पर्सपेक्टिव है वो अप्रोच कैसी है? ये टॉप बॉटम है, टॉप पर जो है वो रखे जाते हैं कि कौन कौन से परफॉर्मेंस मेजर होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है ये। नेक्स्ट, दिस टेस्ट इज ए कैच ऑल कैटेगरी इंडिकेटिंग द structure must fit legal, stakeholder, trade union and similar constant। तो ये जो है हमने काफ़ी सारे टेस्ट किए थे जिसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो फिट होना चाहिए। उसका एक फिजिबिलिटी टेस्ट था, पीपल टेस्ट था, प्रेजेंटिंग एडवांटेज टेस्ट था और स्पेशलाइज्ड कल्चर टेस्ट था। देखो यहाँ पर ना थोड़ा मुझे कंफ्यूज है, फिजिबिलिटी टेस्ट में ही तो स्पेशलाइज्ड कल्चर टेस्ट आ रहा था, तो A और D दोनों ही हो सकते हैं। देखते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है, थर्ड का A, हाँ A दिया हुआ है, ठीक है ठीक है, क्योंकि फिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर ही आते थे ना स्पेशलाइज्ड कल्चर टेस्ट जो हमने किया था, तो फिजिबिलिटी टेस्ट आ गया।
डैश इज सिमिलर टू रेफरल प्रोग्राम। रेफरल प्रोग्राम क्या होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की रेफरेंस दूसरी कंपनी को देते हो तो उसके बेस पे आपको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। तो इसको एफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफिलिएट मार्केट। देखो, जो न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको पहले भी कहा था, आपको अगर एमसीक्यू सॉल्व करना है तो जो मैंने आपको क्लासेस में करवाया है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, आपको 2 to 3 टाइम्स सुनना पड़ेगा, तभी एमसीक्यू सॉल्व होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। क्योंकि आपका जो एसएम में जितना भी आपको कंटेंट दिया हुआ है वो काफ़ी डीप है, तो आपको उसको डिटेल में ही स्टडी करना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में उसको कुछ नहीं बता सकती। जो शॉर्ट में विज़न मिशन जहाँ आपको बताना था, मैनेजमेंट जहाँ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं। आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट देखो, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। कौन देता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल? किससे करते हैं? मिशन में दिया होता नहीं भाई, विजन में दिया होता नहीं, वैल्यूज ना, ऑब्जेक्टिव से ही जो है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज अराइज कहाँ पर होता है? पोर्टर 5 फोर्सेस में किया था हमने, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज आपको अराइज कब होता है? मीन्स देखो, एंट्री ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कब तब होता है जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है और आपकी जो कंपनी है उसके पास, किसी कंपनी के पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज तब मिलता है जब आपके जो प्रोडक्शन ऑपरेशन है, जो प्रोसेसेस हैं, वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, और कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन वो भी है, और एक्सेस ऑफ, ये तो सारी हैं। इसने क्या लिखा देखे, पेपर 2 का सेकंड का डी, हाँ, सारे होते हैं, तभी आपको एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। ये आप पोर्टर 5 फोर्सेस में जो बैरियर ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है उस पर दिया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड, ए डैश इज ए बिजनेस यूनिट ऑफ ग्रोइंग मार्केट बट नॉट येट विद हाई मार्केट शेयर। बीसीजी बनाया था, ठीक है। जो मार्केट ग्रोथ तो है मार्केट का, लेकिन अभी हमारा शेयर कम है। अगर मार्केट ग्रोथ भी ज़्यादा है, शेयर भी ज़्यादा, वो तो स्टार हो जाता है, ठीक है। और मार्केट ग्रोथ कम है, शेयर ज़्यादा है तो काऊ हो जाता है, दोनों कम है तो डॉग हो जाता है। बट मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है, अभी हमारा शेयर कम है, तो वो स्टार होता है, तो यहाँ पर डी आएगा। फोर्थ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ए ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो भी दे रखा है, मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियो भी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका डेटा जो है ज़्यादा सिक्योर है, आपको बिल्कुल थ्रेट नहीं है। बिकॉज उसमें ब्लॉक्स में जो है वो आपका इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होता है, तो ब्लॉक्स का जो एड्रेस है दूसरे ब्लॉक में जाके स्टोर होता है, तो एक चेन बनती जाती है। तो आप किसी भी ब्लॉक में अगर चेंज करते हो तो चेन टूट जाती है, तो वहीं पर जो डेटा जो है वो वहाँ पर सीज हो जाता है कि कोई उसको हैक नहीं कर पाता। तो डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, एक सर्वर पर नहीं है, नंबर ऑफ सर्वर्स उसको ऑपरेट कर रहे हैं। इम्यूटेबल रिकॉर्ड कि अगर एक बार ब्लॉक बन जाए उसको चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। इंक्रीज थ्रेट, अरे इससे तो डिक्रीज हुआ है थ्रेट, तो इंक्रीज थ्रेट यहाँ पर नहीं है। तो ये आपको जो है एमसीक्यूज़ हैं। बाकी अपनी बुक वाले एमसीक्यू करना है, एमटीबी के करने हैं, जितना मैंने दिया है आपको करवाया वो सारा जो एसएम है उसको 2 से 3 बार सुनो। अगर किसी भी में दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे बताओ, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, बाय स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishi, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको
महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very tagda concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।